Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. Today we are going to explore Class 11 English Hornbill, Chapter 6 Silk Road, which is written by Nick Middleton. This chapter takes us on a breathtaking journey through the Himalayas to Mount Kailash, filled with adventure, spirituality, and self discovery. It beautifully captures the author's travel experiences along the ancient Silk Road, the route that connects India, Tibet, and China, once famous for trade in silk, culture, and ideas. Nick Middleton's narrative is not just about landscapes and people, it's about the inner transformation that comes through travel. We will see how his expedition teaches him patience, faith, and harmony with nature. So stay tuned as we unfold this exciting travelogue that blends adventure with wisdom and takes us on a journey both external and internal. So if you are enjoying these chapter wise explanation, then don't forget to like this video, share it with your classmates and friends, and subscribe to keep learning with joy and curiosity. So we'll read the chapter line by line and we'll understand the deep meaning behind these lines. A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. So बात हो रही है एक फ्लॉलेस हाफ मून की, मतलब एक बेदाग आधा चांद जो कि एक परफेक्ट ब्लू स्काई पर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, जिसे हमने मॉर्निंग में गुड बाय कह दिया है। तो यहाँ ऑथर सुबह अर्ली मॉर्निंग के बहुत ही अच्छे सिनेरियो का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि साफ नीला आसमान है, उसमें हाफ आधा चांद है, मतलब ऐसा कुछ क्रीसेंट शेप का जो चांद है, आधा मतलब ऐसे, यस। सो चांद है जिसको सुबह के आते ही हमने गुड बाय कह दिया है। तो ये जो जर्नी शुरू होती है ये इस सुबह के समय शुरू होती है, जब अर्ली मॉर्निंग का समय है, आधा नीला आसमान मतलब साफ नीला आसमान है और आधा चांद है। मतलब इस जर्नी की शुरुआत बहुत ही पीसफुली होती है। Extended banks of cloud like a long French lawns glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush. अब बादलों की एक लंबी लाइन है, उसमें जो बादलों की लंबी लाइन है ना, वो फ्रेंच ब्रेड जैसे दिख रही है। लॉव्स होते हैं ब्रेड, सो वो फ्रेंच ब्रेड जैसे दिख रही है। जो सूरज की जो रेडनेस है, मतलब जो ग्लोड पिंक कलर है सूरज का, मतलब उससे चमक रही है, मतलब सूरज की रोशनी से पिंक ग्लो कर रही है। जो बादल हैं वो बिल्कुल फ्रेंच ब्रेड जैसे दिख रहे हैं, जो सूरज की रोशनी की वजह से पिंक ग्लो कर रहे हैं। और दूर माउंटेन टॉप से जो है वो रोज टिंटेड ब्लश वहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर ऑथर ने सिमिली यूज़ किया है, उसने बादलों का कंपैरिजन एक लंबी फ्रेंच ब्रेड से किया है। नाउ दैट वी वर लीविंग रावू, लामो सेड शी wanted टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। अब हम रावू छोड़ रहे हैं, रावू एक प्लेस है, हम उसको छोड़ रहे हैं। तो लामो ने कहा कि वो उसको, मतलब लामो ने कहा कि वो ऑथर को कोई फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है। सो लामो एक तिब्बतन औरत है जो ऑथर को गुड बाय बोल रही है। तो ये तिब्बतन ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करता है कि अब ये जा रहा है, रावू छोड़कर जा रहा है ऑथर। तो लामो जो कि एक तिब्बतन लेडी है, वो उसको कुछ फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है। One evening I told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora. She had said that I ought to get some warmer clothes. So यस, तो एक शाम को ऑथर ने डेनियल के थ्रू उसे बताया था कि वो माउंट कैलाश जो है वहाँ वहाँ की जर्नी कर रहा है, मतलब वो माउंट कैलाश की जर्नी पर जा रहा है। ये डेनियल के थ्रू उसने उस तिब्बतन लेडी को बताया था। तो मतलब इस जर्नी का जो मेन मोटिव था वो ये था कि
ऑथर को रिलीजियस और एडवेंचरस जर्नी करनी है कैलाश माउंटेन की तरफ, से कैलाश पर्वत पर जाना है। तो लामो ने उसको सलाह दी थी कि वो कुछ गर्म कपड़े लेकर जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड हो सकती थी। तो पहाड़ मतलब माउंटेन है, ऊपर से ठंड है, तो ये इसीलिए उसने उसको सजेशन दिया कि यात्रा उसकी जो है, वो जर्नी जो है वो और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, ख़तरनाक हो सकती है माउंट कैलाश पर जाकर, इसलिए वो गर्म कपड़े लेके जाए। आफ्टर ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coats that all the men wore. अब थोड़ी देर बाद उसने एक लंबी जो शिप की वूल से जो उसने एक जैकेट बनाई थी, मतलब शिप की ना, वो जो शिप की स्किन से, वूल से भी नहीं, शिप की स्किन से, शिप होती है जिससे हमें वूल मिलता है, तो उसकी स्किन से एक जैकेट बनाई थी जो कि बहुत ही वार्म थी। तो ये लामो ने उसको गिफ्ट की है ऑथर को। सो बेसिकली यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लामो है वो बहुत ही केयरिंग है, और उसको वो कुछ फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती थी ऑथर को, तो उसने उन जो शिप है उसके स्किन से बनाकर, मतलब स्किन से बनी एक जैकेट उसको एज अ प्रेजेंट दी, एज अ फेयरवेल प्रेजेंट दी। तो यहाँ पर लामो की केयरिंग नेचर हमें दिखता है, और वो कितनी सादगी वाली औरत है ये हमें पता चलता है। आगे पढ़ते हैं। एक और यहाँ पर कैरेक्टर है तेसान तेस्तान सॉरी शैतान। So sized me up as we climbed into his car. Oh yes, he declared. ड्रोकबा सर। अब एक जो ये कहता है कि जैसे ही जर्नी शुरू करने के लिए लोग कार में बैठे, तो ये कैरेक्टर है शैतान। ये इसने इसने मुझे ऊपर से नीचे देखा, मतलब इसने पूरा इसको चेकआउट किया और कहा इसको ड्रोकबा सर। तो ड्रोकबा का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो घूमता रहता है, जो ट्रेवलर होता है। सो इसने डिक्लेयर किया इसको देख के, येस ड्रोकबा सर। तो इसने ये बोला, मतलब जैसे ही ये कार में जाने लगा तो इस बंदे ने, ट्रिसान ने, सॉरी सेटान ने, मतलब इसको ऊपर से नीचे देखा और कहा ड्रोकबा सर। तो सेटान जो है वो एक गाइड है कम ड्राइवर है। तो ड्रोकबा का मतलब होता है कोई ट्रेवलर बेसिकली। So we took a shortcut to get off Chengtang. Tisan, sorry, Setan. Setan knew a route that would take us southwest, almost directly towards Mount Kailash. अब वो कहता है कि अब इन्होंने एक है ये चैंगटैंग, ये थोड़े नाम वैसे हैं, चैंगटैंग। यहाँ से निकलने के लिए, मतलब इस जगह से निकलने के लिए एक शॉर्टकट लिया, मतलब सेटान ने इन्हें एक शॉर्टकट बताया, तो ऑथर ने और इस ड्राइवर कम गाइड ने चैंगथैंग से निकलने के लिए एक शॉर्टकट लिया। सेटान को यहाँ के ना रास्ते पता थे जो लगभग सीधे सीधे माउंट कैलाश की ओर जाते थे, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टूवर्ड्स माउंट कैलाश, क्योंकि वो यहाँ का लोकल रेजिडेंट था। तो लोकल रेजिडेंट को गूगल मैप्स से ज़्यादा रास्ते पता होते हैं, या आप भी मानेंगे। तो इसको भी बहुत सारा, और जो ये पहाड़ है, पहाड़ पे गूगल मैप भी कई बार के फेल हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट रास्ते नहीं होते हैं। तो ये जो गाइड है सिटान, इसको सब पता है, तो इसको बहुत ही डायरेक्ट रास्ता पता था, शॉर्टकट पता था माउंट कैलाश पर जाने के, तो वही इन्होंने लिया। मतलब अब ये जो जगह है शैंगटैंग, ये तिब्बत का एक बहुत ही ठंडा और बहुत ही ऊंचा पहाड़ वाला इलाका था, जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते थे। तो ये वहाँ रह रहा था जहाँ पर इसको ये मिली थी, लामो मिली थी, जिसने इसे स्किनशिप वाली जैकेट भी दी एज अ गिफ्ट, एज अ फेयरवेल गिफ्ट। आगे पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली माउंटेन पासेस, ही सेड। उसने बताया कि इस रास्ते पर बहुत सारे माउंटेन पासेस आएंगे। ही सेड बट नो प्रॉब्लम सर, ही एश्योर्ड अस, इफ़ देयर इज़ नो स्नो। पर उसने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे इस रास्ते में बहुत सारे माउंटेन पासेस होंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी बर्फ़ नहीं पड़ी है। मतलब अगर अभी बर्फ़ नहीं पड़ी, अगर स्नोफॉल नहीं हुआ है ना, तो ये रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हाँ, अगर स्नोफॉल हो चुका होगा तो दिक्कत होगी, यानी रास्ता ख़तरनाक है, थोड़ी सी बर्फ़ गिरने पर भी फिसल सकते हैं। वट वॉज द लाइटलीहुड ऑफ दैट, आई आस्क्ड, नॉट शोइंग सर अंटिल वी गेट देयर। अब वो बताता है कि
मतलब वो कह रहे हैं कि हम जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाते तब तक हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि रास्ता इतना भी मुश्किल है या नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू द शॉर्टकट took us across the vast open plains with nothing in them except a few gazelles that would look up from nibbing that the arid pastures and frown before bounding away into the void. So रावो की जो ये पहाड़ियाँ थी, रोलिंग हिल्स थी, लहर लहर वाली, मतलब रावो की जो लहर लहर वाली जो हिल्स थी, वहाँ से निकलकर ये शॉर्टकट हमें बहुत ही बड़े वास्ट ओपन प्लेन्स में ले गया। मतलब उस रास्ते से ही निकले जहाँ पर रास्ता काफ़ी घुमावदार था, वहाँ से जो इन्होंने शॉर्टकट रास्ता लिया था, उस शॉर्टकट रास्ते को लेकर ये ओपन वास्ट प्लेन में पहुँच गए। मतलब अब जो जर्नी है बहुत ही एडवेंचरस हो सकती है, मतलब एडवेंचरस व्यू से भर गई है। कभी पहाड़ आ रहे हैं तो कभी मैदान आ रहे हैं, मतलब शॉर्टकट ऐसा ही है ना। सो वो बताते हैं कि वी वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पेस्चर्स फ्रॉम बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड। मतलब सब सूखे मैदान में कुछ हिरन जो है वो जो है गेजल्स हैं यहाँ पर, हिरन उछलते कूदते दिखे। मतलब ये जो सीन है ये नेचर की ब्यूटी और पीस दोनों को एक साथ एक कॉम्बिनेशन की तरह दिखा रहा है। फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी then grassy, a great herd of wild ass came into view. अब कहते हैं कि आगे जाकर जहाँ प्लेन था, मतलब प्लेन ग्रास लैंड था, वहाँ पर मतलब ग्रास मैदान जो थे वहाँ के, जो प्लेन प्लेन थे जहाँ पर ग्रास होनी चाहिए थी, वहाँ ग्रास से ज़्यादा ना स्टोन हो गए। मतलब जो मैदान घास की जगह पथरीला हो गया। वहाँ जंगली गधों के झुंड दिखाने लगे, वाइल्ड एस, एस होता है गधा, तो वाइल्ड यानी कि जंगली गधों के झुंड दिखाने लगे। मतलब जो नेचर है उसका बदलता हुआ हमें रंग दिख रहा है, पहले घास दिखे, फिर पत्थर दिखे, फिर जानवर दिखे। तो अब इस वजह से ये जो जर्नी है ये बहुत ही लाइवली हो रही है, क्योंकि रास्ता ना थोड़ा सा ऐसे स्मूथ नहीं है या कहीं बोरिंग नहीं है, काफ़ी एडवेंचरस है। सेटान टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग them long before they appeared. Kiang, he said, pointing towards a far off pile of dust. When we drew near, I could see the herd galloping and Esmes wheeling and turning in the right formation as if they were practicing maneuvers on the some predetermined courses, plumes on dust billowed into the crisp clean air. अब आगे वो बताते हैं कि टिसान टोल्ड अस, टिसान ने हमें पहले ही बता दिया था कि कियांग आ रहे हैं। अब कियांग क्या है? कियांग तिब्बत के जो जंगली गधे जिनकी हम बात की थी ना, वाइल्ड एस, इनकी ही एक बहुत ही रेयर स्पीशीज़ है। मतलब जो कियांग है वो एक टाइप का वाइल्ड डोंकी होता है, वाइल्ड एस होता है, मतलब उसका एक टाइप होता है। तो वो उसने हमें पहले ही बता दिया था कि रास्ते में ये दिखेंगे। अभी देखो माउंट कैलाश का स्केच भी है, आप गूगल पर भी इसकी फ़ोटोज़ देख सकते हो माउंट कैलाश की। मतलब उसने बता दिया था कि इस रास्ते पर नहीं ये कियांग हमें दिखेंगे। ही पॉइंटिंग टुवर्ड अ फार ऑफ फॉल ऑफ डस्ट, मतलब वहाँ पर काफ़ी डस्ट भी थी। फिर उसने बताया कि जैसे हम उसके पास से निकले तो आई कुड सी हर्ट गेलोपिंग एन एसमिस, मतलब उसने देखा कि गधों का जो झुंड है ऐसे दौड़ रहा था जैसे कोई कोई सोल्जर्स कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो। तो यहाँ पर ऑथर ने जानवरों की स्पीड की जो कंपैरिजन है वो सोल्जर्स के जो प्रैक्टिस होती है, मतलब उनकी जो प्रैक्टिस होती है ना सोल्जर्स की, बिल्कुल वैसे ही दिखाया था जैसे वो गधे सारे भाग रहे थे। तो मतलब बहुत ही इनक्रेडिबल सीन है ये। प्ल्यूम्स ऑफ डस्ट बिलो इंटू क्रिप्स एंड क्लीन एयर, मतलब उनके पैरों से धूल के गुब्बारे उठ रहे थे जो हवा में साफ तैरते नज़र आ रहे थे। तो ये सेंटेंस जो है जर्नी के ब्यूटी को, मतलब ब्यूटी को बहुत लाइवली बनाता है, और ऐसे इसको पढ़ के लगता है कि भाई हाँ जैसे हम भी वहाँ प्रेजेंट है। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, as we passed solitary drokbas tending their flock. अब आगे ये बोलते हैं, एक सेकेंड। Sometimes men, sometimes women, these well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed.
अब ये कहते हैं कि जैसे जैसे जो रॉकी वाइल्डरनेस थी, मतलब जो हिल्स थी, जो मैंने बताया ना आपको, ग्रास, जो प्लेन लैंड है वहाँ पर ग्रास होनी चाहिए थी, पर उसकी जगह भी चट्टानें थी, मतलब रॉकी स्टोनी एरिया था। अब जैसे जैसे वो स्टोनी एरिया वाले जो ग्रास जो लैंड थे, प्लेन्स थे, वो ख़त्म हो रहे थे, फिर से पहाड़ आने लगे, क्योंकि ये रास्ता शॉर्टकट है ना, तो कभी पहाड़ आएगा कभी प्लेन आएगा, यानी कि अब रास्ता फिर से ऊंचाई की ओर मुड़ गया, और जो जर्नी है वो और भी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। अब ये कहते हैं कि हमने कुछ अकेले चरवाहों को देखा जो अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे, जैसे कुछ आदमी, कुछ औरतें, दिस वेल रेप्ड फिगर्स वुड पॉज, वो रुक कर देख रहे थे, हमारी कार को घूर रहे थे, ओकेजनली वेव कर रहे थे, जैसे जैसे हम निकल रहे थे हमें हाथ हिलाकर वेव कर रहे थे। मतलब लोग जो हैं वहाँ पर, इन्होंने देखा कि मतलब वहाँ के जो चरवाहे थे, जो वहाँ के शेफर्ड्स थे, उन्होंने इनको देखा, ये ड्रोकबा है ना वहाँ के, मतलब ट्रेवलर है ना वहाँ के, जो वहाँ घूमने आए हैं या ट्रेवल करने आए हैं, तो सब लोगों ने, मतलब कुछ ने, कुछ आदमी औरतों ने इनको हाथ हिला के इनको हेलो भी कहा। जैसे रास्ते में आप किसी गांव वगैरह में जाएंगे, पहाड़ पे जाएंगे, तो वहाँ के लोगों की आदत होती है कि जब भी वो किसी बाहर के लोगों को देखते हैं उनकी गाड़ियों में आते हुए, कार्स में आते हुए, तो वो उनको ग्रीट करते हैं हाथ हिलाकर। ये पहाड़ी लोगों की स्पेशलिटी होती है, उनका एक तरीका होता है वेलकम करने का। तो ये सीन तिब्बत के लोगों का बहुत ही मेहनती, शांत और सरल जीवन को दिखाता है। When the track took us close to their animals, the ship would take evasive action, veering away from the speeding vehicle. अब जब कार उन भेड़ों के पास पहुंचती है तो भेड़ें डर के इधर उधर भाग जाती हैं। तो ये तिब्बत के शांत और नेचुरल लाइफ की छोटी सी झलक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ऑथर है वो माउंट कैलाश की यात्रा पर जा रहे हैं। उनके साथ उनका एक ड्राइवर कम गाइड है जिसका नाम सिटान है। एक और उनका कंपेनियन है जिसका नाम डेनियल है। और रास्ते में उन्होंने नेचर की ब्यूटी, तिब्बती लाइफ और पहाड़ों की पीस, सब कुछ उन्होंने एकदम डीपली फील किया है। तो ये सिर्फ जियोग्राफिकल जर्नी नहीं है, बल्कि जर्नी ऑफ द स्पिरिट भी है, और इसकी शुरुआत बहुत ही पीसफुली हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। We passed nomads' dark tents, pitched in splendid isolation, usually with a huge black dog, a Tibetan Mastiff, स्टैंडिंग गार्ड। सो वो कहते हैं कि हमने रास्ते में नोमैड्स होते हैं खाना बदोश, जो वहाँ के लोग होते हैं जो परमानेंटली नहीं रह रहे होते, लेकिन उनके मतलब इधर से उधर जो ट्रेवल करते रहते हैं। तो उन्होंने रास्ते में नोमैड्स के टेंट देखे, डार्क टेंट्स थे उनके, क्योंकि वो उनका फिक्स घर नहीं होता है। तो उन्होंने रास्ते में नोमैड्स के काले टेंट देखे, डार्क कलर के, जो आमतौर पर एक बड़े काले कुत्ते की निगरानी में थे। मतलब उनके घर, उनके टेंट के बाहर एक बड़ा काले रंग का डॉग बैठा था जिसका नाम होता है टिबेटन मैस्टिफ। सो ये स्टैंडिंग गार्ड की तरह काम करता है। मतलब ये जो बड़ा काला रंग का डॉगी होता है ये ध्यान रखता है। तो यहाँ पर ऑथर जो है वो यहाँ ऑथर तिब्बती ड्रोकबा चरवाहों के तंबुओं का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि ये लोग बहुत ही मुश्किलों में रहते हैं, बहुत ही बैड कंडीशंस में ये लोग रहते हैं। These beasts would cock their great big heads when they came aware of our approach and fix us in their sights. As we continued to draw closer, they would explode into action, speeding directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast. अब वो बताते हैं कि ये जो बड़े बड़े डॉग्स हैं, ये जो बड़े जानवर हैं, जैसे ही हमें देखते हैं तुरंत दौड़ पड़ते हैं अपने अपने टेंट्स या अपने अपने रीजन की सेफ्टी के लिए। मतलब यहाँ पर ये सीन थोड़ा सा डरावना है और एडवेंचरस भी है। मतलब यहाँ पर पता चलता है कि ऑथर को इन जंगली डॉग से थोड़ा सा खतरा भी महसूस हुआ, क्योंकि ये तो अपने घर की सेफ्टी कर रहे हैं, अपने टेंट की। इन्हें लगा कि भाई ये जो ऑथर है, जो इसकी पूरे जो गाड़ी में बैठे लोग हैं, शायद इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये एकदम इनकी तरफ दौड़ने लगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा डर लगा। सो दे बार्क्ड अस फ्यूरियसली। तो वो बताते हैं कि वो उन पर भौंकते भी हैं। These shaggy monsters, blacker than the darkest night, usually wore red collars and barked furiously with massive jaws. They were completely fearless of our vehicle, shooting straight into the path, causing Tisan to brake and swerve.
The dog would make chase for 100 meters or so before easing off, having seen us of the property. It was not it wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs, brought along the Silk Road in ancient time as tribute from Tibet. तो बताते हैं कि ये जो डॉग हैं ये इतने तो ये बहुत शैगी हैं, ये बहुत बड़े हैं और ये डार्केस्ट नाइट से भी ज़्यादा काले हैं। और इनके ये यूजुअली रेड कॉलर्स पहन के रखते हैं, ब्राइट कलर के। और ये इतनी ज़ोर से भौंकते हैं अपने मैसिव जॉस को यूज़ करके, मतलब अपने बहुत ही मैसिव जॉस से ज़ोर ज़ोर से भौंकते हैं कि सामने वाला डर जाए। और इनको डर नहीं लगता, ये बिल्कुल निडर होकर भौंकते हैं। तो यहाँ पर ऑथर भी डर जाते हैं। तो ये बताता है कि टिबेटन मैस्टिफ बहुत ही खतरनाक टाइप ऑफ डॉग है, मतलब स्पीशीज़ ऑफ डॉग है टिबेटन मैस्टिफ, जो कि बहुत ख़तरनाक है और बहुत वफ़ादार भी है। वो बताते हैं कि ये समझना मुश्किल नहीं था कि वो इतने डरावने क्यों थे, क्योंकि ये डरावने टिबेटन डॉग्स चीन के शाही दरबारों में इम्पीरियल कोर्ट्स में ये यहाँ पर हंटिंग डॉग्स की तरह रखे जाते थे। मतलब वहाँ पर ये शाही दरबारों में यहाँ सेफ्टी के लिए रखे जाते थे। ये डॉग ब्रेवरी और पावर के सिंबल माने जाते थे और चीन के राजा इन्हें शाही रॉयल सुरक्षा के लिए पालते थे। मतलब ये जो डॉग हैं ये इतनी ज़ोर से भौंकते थे कि सामने वाला डर जाए। ये डॉग ने भी हमको, मतलब ये इतनी तेज़ भाग रहे थे हमारे व्हीकल्स के पीछे, फेयरलेस भाग रहे थे कि मतलब सिटान भी डर गया। और ये हमारा पीछा इन्होंने किया हमारी व्हीकल का कुछ 100 मीटर्स तक, जब तक हम इनकी प्रॉपर्टी से बाहर नहीं हो गए। और ये समझना मुश्किल नहीं था कि भाई टिबेटन मैस्टिफ क्यों इतने पॉपुलर हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं। इसलिए चाइना के किंग ने भी इनको अपने शाही सुरक्षा के लिए रखा हुआ था। By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. अब हमको हॉरिजॉन पर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखाई दिए। We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice. हमने एक वैली से एंटर किया जहाँ पर रिवर बहुत ही बड़ी थी, मोस्टली आइस से कवर्ड थी, ब्रिलियंट वाइट कलर की थी, ग्लिंटिंग और सनशाइन किसमें ग्लिंट कर रही थी। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, twisting with its meander as we gradually gained height, and the valley sides closed in. सो बताते हैं कि जिस जगह से हमने एंटर किया वो वैली थी, वहाँ पर मतलब पहाड़ जो थे वो बर्फ़ से ढके हुए थे। मतलब अब यहाँ पर जो जर्नी है वो बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है, क्योंकि अब हिमालय जो कि बर्फ़ से ढका हुआ इनको दिख रहा है। अब तक तो सिर्फ ग्रास थी, स्टोनी प्लेन लैंड थे, लेकिन अब एक्चुअल पहाड़ आ गए हैं। वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी हुई है, रिवर तक जम गई है और बहुत ही बड़ी रिवर है। The turns became sharper and right bumpier the Titan now in third gear as we continued to climb. अब रास्ते के जो मोड़ थे और भी ज़्यादा शार्पर हो गए थे। रास्ते बहुत हिलने, मतलब जो गाड़ी थी इन रास्तों पर, इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बहुत हिलने डुलने लगी थी। सिटान ने गाड़ी तीसरे गियर में डाल दी थी और फिर हम ऊपर चढ़ते रहे, यानी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, रास्ता बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, ख़तरनाक होता जा रहा है। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स दैट सपोर्टेड बिग रॉक्स टॉप्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लाइजेंस। तो रास्ता बर्फीली नदी से हटकर ढलानों पर चढ़ने लगा, जहाँ बड़े बड़े पत्थर थे जिन पर चमकीले ऑरेंज कलर के काई लाइजेंस होती हैं, काई जमे हुए थे। तो यहाँ पर नेचर की सुंदरता और उसकी हार्शनेस दोनों दिखाई दे रही हैं। ठंड है, पत्थर है और कलरफुल जो काई है, लाइसेंस है, वो मिलकर एक अनोखा सीन बना रहे हैं। Beneath the rocks, hunks of snow clung on in the near permanent shade. पत्थरों के नीचे बर्फ़ के टुकड़े शेड में जमा हुए हैं, जो शायद कभी पिघलते ही नहीं हैं। तो ये जगह इतनी ठंडी है कि यहाँ जो बर्फ़ जमी हुई है ना वो परमानेंट हो गई है। मतलब यहाँ कभी इतनी इतनी कम ठंड होती ही नहीं है कि बर्फ़ पिघल जाए, मतलब
अगर कम ठंड भी होगी तो बर्फ़ पिघल जाएगी ना। लेकिन यहाँ इतनी भी कम ठंड नहीं होती है, मतलब ठंड का जो लेवल है वो इतना भी कम नहीं हो पाता कि बर्फ़ पिघल जाए। मतलब यहाँ जो बर्फ़ रहती है वो टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट है। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, हेल्ड माई नोज, स्नोटेड एंड क्लियर्ड देम। तो वो कहते हैं कि मुझे कानों पर कुछ प्रेशर महसूस हुआ, मैंने अपनी नाक बंद करके हवा छोड़ी और कानों को साफ़ किया। मतलब ठंड से हो गया। मतलब ऊंचाई पर हवा के पतले होने की वजह से ऑथर को ये रियलिस्टिक ट्रैवल, जो इनका जो एक्सपीरियंस था उसकी रियलिस्टिक ट्रैवल डिटेल दे पा रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। वी स्ट्रगल राउंड अनदर टाइट बेंट एंड सिटान स्टॉप्ड। अब हम वो बताते हैं कि हम एक और तीखा मोड़ पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतलब कर रहे थे, लेकिन सिटान ने गाड़ी रोक दी। मतलब कुछ बहुत ही कुछ अलग होने वाला है। ही हैड ओपनड हिज डोर एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट बिफोर आई रियलाइज वट वॉज गोइंग ऑन। अब वो कहते हैं कि मैं समझ भी नहीं पाया था कि वो क्या कर रहा है जब तक सिटान गाड़ी के बाहर कूद चुका था। मतलब अचानक से वो कूद गया, पहले तो उसने गाड़ी रोक दी और अचानक से उसने दरवाज़ा खोला और सीट से वो बाहर की तरफ कूद गया। अभी समझ नहीं पाया कि पता नहीं क्या हो गया, यानी कि अब कुछ सीरियस हो रहा है। मतलब सिचुएशन काफ़ी सीरियस लग रही है और आगे कुछ प्रॉब्लम है। "No," said Daniel as he too excited this week exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. अब वो डेनियल भी बोलता है बर्फ़, और जब वो भी बाहर उतरता है, मतलब बर्फ़ कह के ना वो भी बाहर उतर जाता है। दरवाज़ा खुलते, गाड़ी का दरवाज़ा खुलते एकदम ठंडी हवा अंदर आ जाती है और सिचुएशन बहुत ही ठंडी और थोड़ी सी प्रेशर में बढ़ जाती है। मतलब ठंड और प्रेशर, स्ट्रेस जो है, ठंड और स्ट्रेस दोनों बढ़ जाते हैं। A swathe of the white stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 15 meters before it petered out and the dirt trail reappeared. अब वो बताते हैं कि हमारे सामने रास्ते पर सफ़ेद बर्फ़ की एक मोटी जो लेयर बिछी हुई थी, जो ऑलमोस्ट 15 मीटर तक फैली थी। उसके बाद फिर मिट्टी का रास्ता दिखाई दे रहा था, यानी कि बर्फ़ ने रास्ता बंद कर दिया था। बर्फ़ पे तो गाड़ी चलाना इम्पॉसिबल है, तो आगे और अगर चलती भी है तो फिसलने का, क्योंकि 15 मीटर है, 15 मीटर में फिसलने का भी डर है, हो सकता है गाड़ी फिसल के खाई में गिर जाए। तो आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल है। द स्नो कंटिन्यूड on either side of us, soothing the abrupt bank of the upslope side. अब बर्फ़ जो है वो दोनों तरफ थी और मतलब रिवर बैंक की, मतलब रिवर थी ना वहाँ पर, इस वजह से और बड़ा मुश्किल हो रहा था। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आर व्हीकल टू स्केल, सो देयर वॉज नो वे राउंड टू स्नो पैच। मतलब ऊपर की ढलान बहुत तीखी थी और स्टीप थी काफ़ी, और इसलिए गाड़ी बर्फ़ के किनारे से नहीं जा सकती थी। तो एक ही ऑप्शन था कि बर्फ़ के ऊपर से ही जाना पड़ेगा, और बर्फ़ के ऊपर से जाना बहुत ही नुकसान वाली, मतलब बहुत ही डेंजरस चीज़ थी। आई जॉइंट डेनियल एज द सिटान स्टेप्ड onto the encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping its foot from time to time to ascertain how sturdy it was. I looked at my wristwatch. We were at 5,210 meters above the sea level. अब वो बताते हैं कि रास्ते तो था नहीं, तो एक ही ऑप्शन था कि बर्फ़ के ऊपर से जाए। तो सिटान तो वो ऑथर बताते हैं कि मैंने भी डेनियल को जॉइन किया, और मतलब हम दोनों ने, डेनियल और ऑथर ने सिटान को जॉइन किया, और सिटान बर्फ़ पर उतरा और फिसलते हुए आगे बढ़ने लगा। मतलब अपने पैर पर बर्फ़ की मजबूती जांच रहा था वो, मतलब फिसलता फिसलता आगे जा रहा था वो। मतलब वो बर्फ़ की मजबूती देख रहा था कि कितनी मजबूत है, क्या गाड़ी का वज़न वो झेल पाएगा, कहीं पता चले कि बर्फ़ टूट के अंदर हम नदी में गिर गए, ये भी तो हो सकता है। तो ये जो सीन है बहुत ही ब्रेवरी और बहुत ही एक्सपीरियंस का था, और इस सिचुएशन में पहाड़ में रहने वाला इंसान ही शांत रह सकता है। इतने में ऑथर ने अपनी रिस्ट वॉच देखी और इन्होंने पता किया कि ये सी लेवल से 5,210 मीटर ऊपर हैं, मतलब बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। हवा बहुत ही कम है, ऑक्सीजन का लेवल कम है और ठंड बहुत ज़्यादा है। द स्नो डिड नॉट look too deep to me, but the danger was not its depth, Daniel said, so much as its icy top layer. If we slip off, the car could turn over, he suggested, as we saw Citan grab handful of dirt and
fling them across the frozen surface. अब वो ऑथर अपनी बात कहते हैं कि मुझे तो बर्फ़ ज़्यादा गहरी नहीं लग रही थी, लेकिन उसका असली खतरा था फिसलने का। तो डैनियल बोला अगर गाड़ी फिसल गई तो पलट जाएगी। तो यानी जो खतरा दिखता है वो हमेशा असली नहीं होता, असली खतरा तो अंदर छुपा हुआ था। तो हमने देखा कि सेटन मिट्टी उठाकर बर्फ़ पर फेंक रहा था। मतलब ये उसकी समझदारी थी कि मिट्टी मिट्टी बर्फ़ को खुरदुरा बना देगी, जिससे गाड़ी फिसलेगी नहीं। सो डैनियल और ये ऑथर ये तो बाहर ही खड़े हो गए ताकि गाड़ी का वज़न कम हो और सटान को मदद मिले, राइट। We both pitched in, and when the snow was spread with soil, Daniel and I stay out of the vehicle to lighten Satan back. तो मतलब इसका इसको हेल्प मिले गाड़ी का वजन कम करने के लिए, इसलिए बाहर खड़े हो गए. He backed up and drove towards the dirty snow, eased the car on its icy surface, and slowly drove its length without apparent difficulty. अब यहाँ बताते हैं कि उसने गाड़ी पीछे ली, फिर धीरे धीरे बर्फ़ पे चढ़ाकर पूरी लंबाई पार कर ली, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के। और अपनी समझदारी से सेटान ने बर्फ़ को खुरदुरा कर दिया था मिट्टी डाल के, जिससे गाड़ी फिसली नहीं, तो खतरा टल गया था और सबका दिल अब नॉर्मल बीट पर था। आगे पढ़ते हैं. 10 minutes later, we stopped at another blockage. Not good, sir, Satan announced as he jumped out again to survey the scene. तो अब 10 मिनट बाद फिर से एक प्रॉब्लम आ गई. सेटान ने बोला कि अच्छा नहीं है सर ये, मतलब अब ये एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ था, अब एक और मुश्किल सामने थी. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो. द स्लोप वॉज स्टीप एंड स्टटर्ड with major rocks, but somehow Satan negotiated them, his four-wheel vehicle lurching from one obstacle to the next. In so doing, he cut off one of the hairpin bends, regaining the trail further up where the snow had not drifted. अब इस बार उसने तय किया कि वो बर्फ़ के चारों ओर से जाने की कोशिश करेगा. यानी हालांकि ढलान बहुत ही स्टीप थी और बड़े बड़े पत्थर थे, तो ये बहुत ही जोखिम भरा फैसला था, लेकिन पहाड़ी लोग ऐसे फैसले बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ लेते हैं. तो गाड़ी एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर झूलती हुई चल रही थी, यानी कि अब जो जर्नी है वो एडवेंचरस मोड में है, हर मोमेंट खतरे से भरा है. और इस ऐसा करते हुए उसने एक हेयर पिन बेंड यानी कि घुमावदार मोड़ को पार कर लिया और वो पहुंच गया जहां बर्फ़ नहीं जमी थी. तो सिटान की समझदारी और साहस ने सबको बचा लिया. तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि ऑथर और उसके जो साथी हैं बर्फ़ से भरे रास्तों पर स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं. ये केवल एक जर्नी नहीं है, बल्कि पेशेंस, इंटेलिजेंस, विजडम और सेल्फ कंट्रोल की एग्ज़ाम है उनकी. तो यहाँ जो ऑथर है वो तो डर महसूस करते हैं, लेकिन शैतान जो है वो नेचर के साथ बैलेंस बनाकर रास्ता निकाल लेता है. सो ये पार्ट हमें सिखाते हैं कि सच्ची बहादुरी डर के बिना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने में है. चलिए आगे पढ़ते हैं. I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. We crept past 5,400 meters and my head began to throb horribly. I took gulps from my water bottle, which is supposed to help a rapid ascent. So ये बताते हैं कि इन्होंने मतलब ऑथर ने फिर से अपनी घड़ी देखी. जितना ये सनशाइन में चढ़ रहे थे, मतलब चमकती धूप में ऊपर चढ़ते हुए इन्होंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, और जैसे ही ये 5,400 मीटर की ऊंचाई पार कर गए तो इनका जो सिर बहुत तेज़ी से, बहुत ही हॉरिबली इनका सर दर्द होने लगा. इनके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा. सो ये जो सर में दर्द हुआ है ना, जैसे जैसे ये ऊंचाई पर जाते जा रहे हैं तो इनका सर में दर्द हो रहा है, तो ये ऑल्टीट्यूड सिकनेस का एक सिम्टम है. आप जितनी ऊंचाई पर जाते हैं ना, उतना ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, और जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो सिर दर्द और चक्कर आने लगते हैं. सो आई टुक गर्ल्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल. तो इन्होंने अपनी पानी की बॉटल से कुछ बड़े बड़े घूंट लिए, पानी पिया इन्होंने, जिससे इनको ऊंचाई पर जल्दी चढ़ने में मदद मिली. अब यानी कि लेखक जो ऑथर है वो एक्सपीरियंस कर रहा है कि नेचर में हर छोटी चीज़ का असर हमारी बॉडी पर पड़ता है. वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास, 5,515 मीटर्स. बहुत ऊपर पहुंच गए आखिरकार. ये 5,515 मीटर ऊंचाई पर ये चढ़ गए, बहुत ऊपर चढ़ गए ये.
अब वो दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक पर थे, मतलब बहुत ही मुश्किल जर्नी कर रहे थे. इट वॉज मार्क्ड बाय अ लार्ज cairn of rocks festooned with white silk scarves, red prayer flags. अब वहाँ पत्थरों का एक बड़ा ढेर था जिस पर सफ़ेद रंग का सिल्क स्कार्फ थे, फटे पुराने प्रेइंग फ्लैग्स बंधे थे. यानी कि केन बुद्धिस्ट परंपरा में ये एक अच्छा प्रतीक माना जाता है कि मतलब यात्री जो होते हैं ना, जो ट्रेवलर होते हैं, इसका चक्कर लगाकर, इस प्रेइंग फ्लैग का चक्कर लगाकर, प्रेयर फ्लैग का चक्कर लगाकर कुछ अच्छी प्रार्थना करते हैं. We all took a turn around the cairn in a clockwise direction as is the tradition. तो इन्होंने भी ट्रेडिशनल तरीके से उस पत्थर के ढेर का एक घड़ी की दिशा में इन्होंने चक्कर लगाया, क्योंकि ये ट्रेडिशन था. तो ये इनकी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक था. मतलब इनकी जर्नी में स्पिरिचुअलिटी का भाव भी दिखता है. एंड Sitan checked the tires on his vehicle. He stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top, which emitted a loud hiss. अब सेटान ने गाड़ी के टायर की थोड़ी इंस्पेक्शन की और पेट्रोल टैंक का ढक्कन थोड़ा खोला, जिससे तेज़ फुस की आवाज़ आई. मतलब यहाँ पर पता चलता है, साइंटिफिक वे में देखें तो एयर का प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से ऊंचाई पर हवा का प्रेशर कम होने से जो फ्यूल होता है वो फैल जाता है. द लोअर एटमोसफेयर प्रेशर वॉज अलाउड फ्यूल टू एक्सपेंड. वही मैंने बताया ना कि जैसा जैसा एटमोसफेरिक प्रेशर कम होता जाता है वैसे ही फ्यूल जो फैलता रहता है. इट साउंडेड डेंजरस टू मी, मे बी सर, सिटान लाफ्ट, बट नो स्मोकिंग. तो अब ये चीज़ ऑथर को थोड़ी डेंजरस लगी कि फ्यूल फैल रहा है. तो यहाँ पर सिटान ने हंसते कहा कि हाँ सर, हो सकता है ये खतरे वाली बात हो, तो आप ना स्मोक मत करना. मतलब थोड़ा मजाक करने लगा और मजाक करके इस टफ सिचुएशन को थोड़ा सा उसने लाइट कर दिया. मतलब वो कह रहा है कि यहाँ फ्यूल तो फैल गया है टैंक में, तो आप स्मोक मत करना, आप स्मोक करेंगे तो आग लग सकती है. माई हेडेक सून क्लियर एज वी कैरिड डाउन द अदर साइड ऑफ द पास. अब जैसे ही हम पास के दूसरी ओर चढ़ने लगे तो इनका सर दर्द भी गायब हो गया, क्योंकि अब ये नीचे आ रहे थे. तो नीचे आते ही हवा में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, जिससे ऑथर को थोड़ी राहत मिली, थोड़ा रिलीफ फील हुआ. इट वॉज 2 o'clock बाई द टाइम वी स्टॉप फॉर लंच. अब दोपहर के ऑलमोस्ट 2 बजे ये लंच करने के लिए रुके. वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवस टेंट, पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक. अब इन्होंने एक लंबे तंबू में गर्म नूडल्स खाए, हॉट नूडल्स खाए. तो ये जो टेंट था ये एक वर्क कैंप था, जो कि एक सूखी हुई ड्राई सॉल्ट लेक के पास बना था. तो ये तिब्बत के जो मज़दूर होते हैं वहाँ पर वो नमक बनाने का काम करते हैं, तो वहाँ पर टेंट लगा था. तो वहाँ पर ये इन्होंने बैठकर आराम से लंच किया, हॉट नूडल्स खाए. द प्लेट्यू इज़ पॉक मार्क्ड with salt flats and brackish lakes, vestiges of the Tethys Ocean, which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward. अब आगे वो कहते हैं कि ये जो प्लेट्यू था, यहाँ पर नमक के प्लेन थे और खारे झील की पानी वाले, मतलब खारे पानी की झील थी, उससे भरा था. ये सब टिथिस ओशियन के वेस्टीज हैं जो कभी तिब्बत की सीमा से लगा हुआ था. तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये इससे हमें कुछ हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. मतलब ये बता रहे हैं कि कभी किसी ज़माने में, कभी कुछ हज़ारों साल पहले तिब्बत जो है वो ओशियन से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब तो नहीं है. दिस वन वॉज अ hive of activity. Men with pickaxes and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coats and self-encrusted boots. So, मज़दूर अपने ऊनी कोट पहने हुए पिक एक्सेस और शॉवल्स लेकर आगे पीछे जा रहे थे, और उनके जो शूज़ थे वो भी नमक की लेयर से, मतलब वो ढके हुए थे, क्योंकि वो पूरा लैंड में नमक बन रहा था ना, इसलिए. तो यहाँ पर ऑथर देखता है कि उनकी लाइफ कितनी मुश्किल है, जहाँ ठंड भी है और इनको मेहनत भी करनी है. ऑल वॉर सनग्लासेस अगेंस्ट द ग्लेयर एज अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स emerged from the blindingly white lake laden of piles of salt. अब सभी ने सफ़ेद
झील की तेज चमक से बचने के लिए धूप के चश्मे पहने हुए थे, सन ग्लासेस पहने हुए थे। नीले ट्रक लगातार झील से नमक से लदे बाहर निकल रहे थे। तो ये सीन एक ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन लेबर और स्ट्रगल का सिंबल है। आगे पढ़ते हैं। By late afternoon, we had reached the small town of Hor, back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. अब ये बताते हैं कि दोपहर तक हम हॉर नाम के एक छोटे से टाउन में, छोटे से शहर में हम पहुंच गए। यहाँ से इनकी जर्नी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। तो ये जो शहर है हॉर, हॉर नाम का, ये ईस्ट वेस्ट हाईवे पर है, मेन हाईवे है ये, जो कि ओल्ड ट्रेड रूट है लासा टू कश्मीर का। अब डेनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लासा फाउंड अ राइड इन अ ट्रक, सो सेटान एंड आई बेड हिम फेयरवेल आउटसाइड द टायर रिपेयर शॉप। अब डैनियल जो लहासा लौट रहा था, उसको एक ट्रक मिल गया कि वो जो उसे लहासा तक पहुंचा देता, इसलिए उसने इन दोनों को बाय बोल दिया। फिर सेटान और ऑथर दोनों टायर रिपेयर की दुकान के बाहर पहुंच गए, मतलब इन्होंने इसको वहीं पर ही बाय बोल दिया। मतलब यहाँ पर अब इनका, अब ये 3 लोग थे, अब ये 2 लोग रह गए। अब जो, क्योंकि डैनियल है वो अपने शहर, शायद वो यहीं का होगा, वो लहासा की तरफ चला गया। We had suffered 2 punctures in quick succession on the drive down from the Salt Lake, and Satan was eager to have them fixed since they left him with no spares. So वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी में 2 टायर लगातार पंक्चर हो गए थे। इससे सटान जो है तुरंत ठीक करवाना चाहता था, क्योंकि रास्ते में कठिनाइयाँ अभी और भी थी, ख़त्म नहीं हो रही थी। एक रुकावट पार होती थी, एक प्रॉब्लम सॉल्व होती थी और दूसरी सामने आ जाती थी। बिसाइड द सेकेंड टायर ही हैड बीन रिप्लेस बाय द वन दैट वॉज एज स्मूथ एज माई बॉल्ड हेड। अब ऊपर से जिस टायर को उसने बदला था वो इतना घिसा हुआ था जैसे ऑथर का बॉल्ड हेड। तो ये एक थोड़ा सा कॉमेडी हो गई यहाँ पर। Hor was a grim, miserable place. There was no vegetation whatsoever, just rocks and just dust and rocks, liberally scattered with the years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar, Tibet's most venerated stretch of waters. अब हॉर जो है एक बहुत ही ग्रीम और मिजरेबल सी जगह है, वीरान सी जगह है, ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ, ज़्यादा पेड़ भी नहीं है, वेजिटेशन भी नहीं है, पेड़ वेड़ भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ क्या है, डस्ट है और रॉक्स हैं। तो तिब्बत के जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते, ये उसका सच्चा डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, सिर्फ पहाड़ और रॉक, धूल है, पत्थर है, और बहुत ही उदास सी जगह है, मिजरेबल सी जगह है बिल्कुल। अब यहाँ पे जो टाउन है वो मानसरोवर लेक के पास बसा हुआ है, जो तिब्बत की सबसे ज़्यादा पवित्र झील मानी जाती है, मानसरोवर लेक। ये लेक जो है ये रिलीजियस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कल्चरली भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लोग बहुत ही श्रद्धा से जाते हैं। एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट मानसरोवर एज अ source of 4 great Indian rivers: the Indus, Ganges and the Satluj and the Brahmaputra. अब प्राचीन हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी, यानी कि मान्यताओं के अकॉर्डिंग मानसरोवर झील जो है वो 4 महान भारतीय नदियों से निकलती है। और वो 4 महान नदियाँ कौन सी? सिंधु नदी, इंडस जो है, इंडस रिवर, गंगा रिवर, सतलज और ये ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये एक नेचर और स्पिरिचुअलिटी के सुंदर कॉम्बिनेशन को दिखाता है। Actually, only the Sutlej flows from the lake, but the headwaters of the others all rise nearby on the flanks of Mount Kailash. अब वो बताते हैं कि एक्चुअल में सिर्फ सतलज झील से निकलती है, बाकी नदियों का जो ओरिजिन है वो कैलाश माउंटेन के पास है। तो यहाँ पर ऑथर जो है थोड़े से फैक्ट्स बता रहे हैं जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में एक बैलेंस बनाते हैं। We were within striking distance of great mountain and I was eager to forge ahead. अब वो बताते हैं कि हमने ये जो महान पर्वत है कैलाश, इसके बहुत पास थे हम, और मैं आगे बढ़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। मतलब यहाँ पर ऑथर को उनका जो मोटिव है, जो उनकी जर्नी का डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन है माउंट कैलाश, वहाँ पर वो बहुत पास पहुँच गए हैं
और उसके प्रति उनका जो एक्साइटमेंट है और जो स्पिरिचुअल उनका अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा दिखता है। मतलब ही वॉज ईगर टू फोर्ज अहेड, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मतलब यहाँ पर हमने देखा कि ऑथर जो है वो नेचर के बहुत बड़े और बहुत ही डेंजरस रूप को देखने का अनुभव करते हैं, जैसे कि बहुत ऊंचाई है, बहुत ठंड है, रास्ते बहुत मुश्किल हैं और ऑक्सीजन की कमी तक हो गई, सर दर्द हो गया, जान पर तक बात आ गई थी, खेलने वाली बात हो गई थी, कि फिर भी उनके मन में है कि वो माउंट कैलाश पर जाएं। चलिए आगे पढ़ते हैं। बट आई हैड टू वेट. Satan told me to go and drink some tea in Horse only cafe, which, like all the other buildings in the town, was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows. अब ये ऑथर जो है ना बहुत एक्साइटेड है कैलाश माउंट पे जाने के, लेकिन इनको वेट करना पड़ा, मतलब इनको इंतज़ार करना पड़ा। और सटान ने कहा कि अ, हम मतलब मैं जाकर चाय पीऊँ इस इकलौते हॉल के ओनली कैफ़े में, मैं जाकर चाय पीऊँ। ये कैफ़े भी शहर की दूसरी बिल्डिंग्स की तरह ही था, ख़राब कलर की पुताई हो रखी थी, बहुत ही बैडली कंस्ट्रक्टेड था, 3 विंडो टूटी हुई थी इसकी। मतलब हॉर की जो हालत है ना, शहर की हॉर जो टाउन है, इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, सारी बिल्डिंग्स टूटी फूटी पड़ी थी और इसकी हालत बहुत ही मुश्किल में थी। ये जगह बहुत ही गरीबी और गरीबी की तस्वीर दिखा रही थी कि सारी बिल्डिंग्स टूटी हुई। जो इकलौता कैफ़े है यहाँ पर, जो चाय चाय मिल रही है जहाँ पर, वहाँ पर भी इतनी टूटी फूटी बिल्डिंग थी, कॉन्क्रीट जो है बड़ा मुश्किल से पेंटेड था, 3 विंडोज़ टूटी हुई थी। मतलब बहुत गरीबी वाला छोटा सा शहर था ये। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉट। अब उन टूटी हुई खिड़कियों में से झील का एक बहुत ही सुंदर सिनेरियो दिख रहा था, जिससे ठंडी हवा की जो प्रॉब्लम थी ना वो कुछ कंपनसेट हो गई थी। मतलब प्रकृति हर कठिनाई में भी सुंदर दिख सकती है, यहाँ पता चलता है। I was served by a Chinese youth in a military uniform who spread these grease around my table with a filthy rag before bringing me a glass and thermos of tea. So वो बताते हैं कि उनको जिसने चाय परोसी, चाय जिसने उसको सर्व की, वो एक चाइनीज़ लड़का था जो कि यूनिफॉर्म में था, मिलिट्री यूनिफॉर्म में था। मतलब यहाँ पर तिब्बत पर चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है। उसने मेरी टेबल पर गंदे कपड़े से चिकनाई फैलाई, मतलब ग्रीस लगा हुआ था उस कपड़े पे, उसने सफाई की, सफाई करने की कोशिश में उसने गंदगी कर दी। फिर एक ग्लास और थर्मस में चाय ला कर दी। मतलब ये बहुत ही कॉमेडी वाली गंदी गंदी हो गई कि मतलब सफाई करने के लिए जो उसने कपड़ा यूज़ किया वो बहुत ही उसमें ग्रीस लगी हुई थी, बहुत चिकनाई लगी हुई थी। तो टेबल उसने साफ़ करने की कोशिश में और गंदी कर दी, मतलब उसने टेबल बहुत ज़्यादा गंदी कर दी। Half an hour later, Satan relieved me from my solitary confinement and we drove past a lot more rocks and rubbish westwards out of the town towards Mount Kailash. अब लगभग आधे घंटे बाद टिसान आया और उसने मुझे अपने इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर निकाला। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है अकेलेपन की कैद। शायद ये शब्द इसलिए ऑथर ने यूज़ किया क्योंकि वो एक सटायर मूड में अपने अकेलेपन को दिखा रहे थे। आगे पढ़ते हैं। सो उसके बाद हम शहर से वेस्ट की ओर माउंट कैलाश की डायरेक्शन में निकल गए। मतलब इन्होंने वहाँ पे आधा घंटा रुके, चाय वगैरह पी, उसके बाद निकल गए। रास्ते में और भी ज़्यादा पत्थर और कचरे के ढेर पार करते हुए, मतलब यात्रा अब इनकी शुरू हो गई है और इनके डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है। माई एक्सपीरियंस इन होर came as a stark contrast to accounts I would read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar. अब हॉर का इसका पहला जो ऑथर का जो पहला एक्सपीरियंस था वो बहुत ही मतलब पहले जो यात्री जो ट्रेवलर्स मानसरोवर का जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था उससे बहुत अलग था। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हॉर जो टाउन है, इसमें जो इनका जो एक्सपीरियंस था, जो एक्सपीरियंस ये पढ़कर आए थे, मतलब हॉर में और भी इनसे पहले ट्रेवलर्स आए होंगे, तो उन उन यात्रियों ने जो मानसरोवर का जो भी डिस्क्रिप्शन दिया था उससे ऑथर का जो एक्सपीरियंस था बिल्कुल उल्टा रहा। मतलब
पुराने ट्रेवलर्स इस जगह को बहुत ही पवित्र बता रहे थे, बहुत ही सुंदर बता रहे थे, लेकिन ऑथर को तो यहाँ पर गंदगी ही मिली और बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट मिली इन्हें इस जगह से। खैर कोई बात नहीं। इकाई कावागुची, a Japanese monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. A couple of years later, the hallowed waters had similarly effect on Sweyn Hedin, a Swede who was not prone to sentimental outburst. फिर वो बताते हैं कि एक जापानीज मॉन्क है, एक आए कावागुची, जो कि 1900 में यहाँ पर आए थे और यहाँ की पवित्रता से, यहाँ की होलीनेस से इतने ज़्यादा, यहाँ की सेंक्टिटी से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे कि रो पड़े थे। और कुछ सालों बाद स्वीडन के कुछ जो बस ट्रेवलर्स यहाँ आए, स्वेन हेडिन, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ कहा था। लेकिन अब जब ये यहाँ आए हैं तो मॉडर्निटी आ गई है, पोल्यूशन आ गया है, तो मॉडर्निटी और पोल्यूशन ने इस जगह को बिल्कुल बेकार कर दिया है। यहाँ की जो स्पिरिचुअल ब्यूटी थी, इसको बिल्कुल ढक दिया है। It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Darjen for what turned out to be another troubled night. अब वो बताते हैं कि जब जब हम आगे बढ़े तब तक अंधेरा हो चुका था और रात के 10:30 बजे हमें दार्जिन के एक गेस्ट हाउस में हमें पहुंचा, क्योंकि 10:30 बज चुके थे। अब ठंड और बढ़ जाती तो अब ट्रैवल करना वैसे भी अंधेरे में ऐसी पहाड़ वाले रास्ते पे थोड़ा मुश्किल था। तो इन्होंने ये गेस्ट हाउस के बाहर पहुंच गए। मतलब दार्जिन जो है ना, कैलाश माउंटेन का बिल्कुल बेस पॉइंट है। Kicking around in an open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more. Through, if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. और ये बताते हैं कि हॉर की गंदगी में घूमने से उन्हें कोल्ड हो गया था, उनका कोल्ड फिर से शुरू हो गया था। तो यहाँ पर ये बात थोड़ी सी हॉर की गंदगी को भी बताता है कि भाई यहाँ पर गंदगी बहुत है। फिर इन्होंने कुछ हर्बल टी वगैरह ली। One of my nostrils was blocked again as I lay down to sleep. I was not convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. अब इनकी जो नॉस्ट्रिल है वो फिर से ब्लॉक हो गई। इनकी एक नॉस्ट्रिल, दो होती है ना हमारे पास, एक बंद हो गई और इन्हें विश्वास नहीं था कि दूसरी नॉस्ट्रिल से भी इनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये भी इनको ऑल्टरनेट सिकनेस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि इन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। My voice told me I was at 4,760 meters. It was not much higher than Ravu, and there I had been gasping the oxygen several times every night. I had grown accustomed to these nocturnal disturbance by now, but they still scared me. अब इनकी घड़ी ने बताया कि अभी भी ये सी लेवल से 4,760 मीटर की ऊंचाई पर है। अब वो कहते हैं कि रात में होने वाली इन तकलीफ़ों का वो आदी हो चुके थे, पर डर अभी भी बना रहता था कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। मतलब यहाँ पर ह्यूमन की इनकेपेबिलिटी और उसकी डिटर्मिनेशन दोनों को दिखाता है। टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ. आफ्टर अ वाइल आई switched to single nostril power, which seemed to be admitted enough oxygen, but just as I was drifting off, I woke up abruptly. तो ये बताते हैं कि बहुत थके हुए थे और भूखे भी थे, तो उन्होंने मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया, पर सिर्फ एक नॉस्ट्रिल से सांस लेने की कोशिश भी की। पर जैसे ही नींद में जा रहे थे, अचानक जाग उठे। कुछ गड़बड़ थी, इनको कुछ स्ट्रेस और कुछ घबराहट फील हो रही थी। इनका जो चेस्ट था, समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ तो गलत था। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेनली हैवी एंड आई सेट अप. A movement that cleared my nasal passages almost instantly and relieved the feeling in my chest. Curious, I thought. अब इनके ना चेस्ट पर कुछ इन्हें भारीपन महसूस हुआ। ये उठे और अचानक से इनकी नाक खुल गई और सीने का जो इनका बोझ था वो कम हो गया। यानी कि इनके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ने रिएक्शन किया है।
आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, अभी फिर से लेट गए, फिर से कोशिश की, लेकिन सेम रिजल्ट आया. आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिस्पेयरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉट व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू. अब कुछ इनको अलग सा तो लग रहा है, कुछ तो इनके साथ इशू हो रहा है. आई मस्ट हैव बीन दोज emergency electrical impulses again, but this was not the same as on the previous occasion. This time I was not gasping for breath and I was simply not allowed to go to sleep. तो अब इस बार इनका सांस तो नहीं फूल रहा था, बल्कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनको, मतलब इनका सांस नहीं फूल रहा है, लेकिन कुछ तो अलग है, कुछ तो गलत हो रहा है इनके साथ कि ये सो नहीं पा रहे हैं. तो यहाँ पर ऑथर की मेंटालिटी और उनकी जो फिज़िकल जो उनकी टायर्डनेस है काफ़ी पीक पर है. उन्हें डर भी लग रहा है, उन्हें बेचैनी भी फील हो रही है. तो हमने देखा कि प्रकृति जो है सिर्फ सुंदर ही नहीं, थोड़ी सी मुश्किल भरी भी हो सकती है, निर्दयी भी हो सकती है. हॉर की गंदगी, क्योंकि ऊंचाई पर है तो वहाँ से होने वाली बीमारियाँ, ठंडी रातें, ऑक्सीजन की कमी, सब मिलकर उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम उनके साथ क्रिएट कर रही है. उनको उनको सोने में दिक्कत आ रही है. और इसी स्ट्रगल के बीच में लेखक का जो मन है धीरे धीरे शांत और अवेयर हो गया. मतलब वो समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ पूजा से नहीं आती है, बल्कि कठिनाइयों से गुजर कर भी आती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है एक्चुअली. Sitting up once more immediately made me feel better. I could breathe freely and my chest felt fine. अब जैसे ही मैं फिर बैठा तो मुझे तुरंत आराम सा कुछ फील हुआ, रिलीफ फील हुआ. मैं खुलकर सांस ले पा रहा था और जो उनका चेस्ट था वो भी थोड़ा सा हल्का लग रहा था उस पर भी. मतलब ऑल्टीट्यूड सिकनेस का असर तो था, लेकिन लेटने पर ऑक्सीजन कम मिलती है, इसलिए बैठने से उनको रिलीफ मिल रहा था. मतलब अब तक ये जो जब ये लेट रहे थे तो इनको मुश्किल आ रही थी, लेकिन जब ये बैठ रहे थे तो इनको आराम मिल रहा था. But as soon as I lay down, my sinuses filled and my chest was odd. अब जैसे ही ये फिर से लेटे, फिर से इनकी नोज़ बंद हो गई और सीना फिर से भारी लगने लगा. शरीर में ऑक्सीजन की कमी के साथ ये लड़ रहे थे और ये बेचैनी और डर दोनों पैदा कर रहा था. आगे पढ़ते हैं. I tried popping myself upright against the wall, but now I couldn't manage to relax enough to drop off. I couldn't put my finger on the reason, but I was afraid to go to sleep. A little voice inside me was saying that if I did, I might never wake up again. So I stayed awake all night. अब इनको बार बार लेटने से ना दिक्कत हो रही है. जैसे ही लेट जाते हैं ना तो इनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. तो अब इनको नींद आने से भी डर लग रहा था और इनके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, अगर तुम सो गए तो शायद कभी नहीं जाग पाओगे, क्योंकि सो गए तो फिर ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो शायद फिर नहीं जागे. इसलिए पूरी रात जागते रहे. सिटान टुक मी टू डार्चन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग. अब सिटान जो है वो इनको सुबह डार्चन के मेडिकल कॉलेज में ले गए, क्योंकि इनकी जो सिचुएशन थी काफ़ी सीरियस थी, इन्हें इलाज की ज़रूरत पड़ सकती थी. द मेडिकल कॉलेज डार्चन वॉज न्यू एंड लुक्ड लाइक अ मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड, बट with a very solid door that led into the large courtyard. अब वो बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज जो है ना बिल्कुल नया बना हुआ था, जो बाहर से बिल्कुल मोनेस्ट्री जैसा लगता था, जिसमें बड़े बड़े सॉलिड डोर्स थे और कोर्टयार्ड था. We found a consulting room which was dark and cold and occupied by a competent doctor who were none of the paraphernalia that had been expecting. अब वो बताते हैं कि मेडिकल जो कॉलेज है ये बिल्कुल मठ जैसा है, मोनेस्ट्री जैसा है. यहाँ का जो वास्तुकला है, जो यहाँ का आर्किटेक्चर है, बिल्कुल रिलीजन और मेडिकल दोनों का एक बहुत ही इनक्रेडिबल कॉम्बिनेशन है. और वहाँ पर जो कंसल्टिंग रूम था बहुत ही डार्क और कोल्ड था, जिसमें एक तिब्बतन डॉक्टर बैठा हुआ था, जो डॉक्टर जैसा दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि उसने वो कोई सफ़ेद कोट नहीं पहना था, कोई स्टेथोस्कोप नहीं पहना था, बल्कि उसने एक अपना वो पहना हुआ था, उसने पुल ओवर पहना हुआ था, वूली हैट पहनी, मतलब नो वाइट कोट. ही लुक्ड लाइक एन एनी अदर टिबेटन विद अ थिक पुल ओवर एंड वूली हैट. When I explained my sleepless symptoms, my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the waves in my wrist. अब वो जो डॉक्टर था वो डॉक्टर जैसा भी नहीं दिख रहा था, ना कोई सफ़ेद कोट ना स्टेथोस्कोप, बस ऊनी स्वेटर और टोपी पहन के बैठा हुआ था. तो यहाँ पर डॉक्टर को देख के भी लगता है कि बहुत ही जो लाइफस्टाइल है बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही ऑर्डिनरी है. और जो मेडिसिन्स जो हैं, मतलब जो इलाज भी जो होता है वो भी ट्रेडिशनल है. उसके बाद उसने, मतलब डॉक्टर ने उनकी रिस्ट की नसों को थोड़ा सा इंस्पेक्ट किया. उसने रिस्ट को पकड़ लिया, नसें पकड़ के देखी,
मतलब हम जैसे चेक नहीं करते, नर्व्स चेक करते हैं जैसे। और उसके बाद सवाल पूछा कि जुकाम है, ऊंचाई का असर है, मतलब इन्होंने नाड़ी बोलते हैं उसको, जो वेन्स होती है ना रिस्ट में, उसको बोलते हैं नाड़ी। नाड़ी पकड़ के उन्होंने बीमारी को पहचाना, जैसे पुराने ज़माने में होता था ना, ऐसे। अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद मतलब इन्होंने कुछ क्वेश्चन भी पूछे। इट्स कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू टिसन, अ कोल्ड दैट इफेक्ट्स ऑफ ऑल्टीट्यूड, आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। अब डॉक्टर ने कहा कि ये तो कोल्ड हुआ है, इनको ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उन्होंने टिसैन को कहा, मतलब टिसैन के थ्रू कहा, क्योंकि शायद इनको लैंग्वेज नहीं आती होगी ना। फिर वो बोले कि कोल्ड है और ऑल्टीट्यूड का इफेक्ट है, और मैं कुछ देता हूँ जिससे ठीक हो जाएंगे। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा। ओ येस, ही सेड यू विल बी फाइन। अब इन्होंने पूछा इसको कि भाई मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, मैं कोरा तो मैं, मतलब इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा, ये कोरा क्या है पता नहीं, देखते हैं आगे। मतलब उन्होंने पूछा कि मैं ठीक तो हो जाऊंगी, मेरी रिकवरी तो जल्दी हो जाएगी ना। तो उन्होंने कहा हाँ भाई आप तो ठीक हो जाओगे। आई वर्कड आउट द मेडिकल कॉलेज, क्लचिंग अ ब्राउन एनवेलप स्टफ्ड विथ 15 स्क्रू ऑफ पेपर्स। अब उन्होंने उनको, मतलब डॉक्टर ने ऑथर को कुछ पुड़िया दे दी, एक एनवेलप दिया ब्राउन कलर का, जिसके अंदर 15 छोटे कागज़ की पुड़ियाओं में दवाएं थी। मतलब ये एक ट्रेडिशनल टिबेटन दवाइयाँ थी, मेडिसिन थी, जो कि हो सकता है इम्पैक्ट भी डाले। इट हैड अ 5 डे कोर्स ऑफ टिबेटन मेडिसिन, तो उसमें 5 दिन का कोर्स था, तो एक दिन में 3 डोजेस लेनी थी, इसलिए 15 पुड़िया थी। विच आई स्टार्टेड राइट अवे, जो कि उन्होंने तभी से शुरू कर दी। आई ओपन एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज एंड फाउंड इट कंटेन अ ब्राउन पाउडर दैट आई हैड टू टेक विथ हॉट वाटर। तो इन्होंने वो पहली पुड़िया खोली और उसमें कुछ ब्राउन पाउडर इनको मिला, जो कि इनको हॉट वाटर के साथ लेना था। तो लिया इन्होंने उसको। इट टेस्टेड जस्ट लाइक अ सिनेमन। अब वो जो पाउडर था उस पुड़िया में, वो बिल्कुल दालचीनी के पाउडर जैसा था। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेट्स वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफेबल। और इन्होंने लंच और ब्रेकफास्ट के बाद की जो दवाई इन्होंने ली वो भी आइडेंटिफेबल थी। मतलब सारी जो दवाइयाँ थी ये मतलब ये पहचान पा रहे थे क्या है। बोथ कंटेंट स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन pellets, they looked suspiciously like ship dung, but of course I took them that night. After my first full day's course I slept very soundly like a dog, not a dead man, like a log, not a dead man. अब वो कहते हैं कि पहली दवाई तो दालचीनी के पाउडर जैसी थी, लेकिन बाकी जो थी ना वो भेड़ के डंग के जैसी थी, मतलब भेड़ के गोबर जैसी थी। बट इन्होंने खा ली, कोई दवाई समझ के खा ली इन्होंने। और दवाई दवाई ले ली इन्होंने, जबकि इन्हें पता था वो दवाई डंग से बनी है, वो भी किसके, भेड़ के ढंग से बनी है, पर इन्होंने खा ली। अब उस रात ये बहुत ही गहरी नींद में सोए, क्योंकि इन्होंने 1 दिन का कोर्स पूरा हो चुका था, और बिल्कुल ये बहुत ही गहरी नींद में सोए, लकड़ी की तरह सोए ये। मतलब मरे हुए इंसान की तरह नहीं सोए, लकड़ी की तरह सोए। मतलब ये थोड़े सा एक दिन के कोर्स है, 5 दिन का कोर्स है, और 1 दिन के कोर्स से इनको काफ़ी रिलीव्ड हुआ। Once he saw that I was going to live, Satan left me to return to Lhasa as a Buddhist. He told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be a bad for business. अब सटान ने देखा कि मैं बच गया हूँ, तो वो लासा लौट गया। उसने हंसते हुए कहा कि अगर तुम मर जाते तो बुरा नहीं लगता, पर हाँ बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो उनका गाइड था, उनका ड्राइवर था। अगर वो मर जाता तो पैसे नहीं मिलते ना उसको, मतलब उससे मजाक किया कि अब तुम बच गए हो तो लो चलो, मेरा बिजनेस खराब नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। दार्शन डिडंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप। अब एक अच्छी पूरी रात ये सोए है, बहुत अच्छी नींद आई है, उसके बाद दार्शन अब इतना बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि नींद पूरी हो गई ना। अब इनका पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया, मतलब शरीर के ठीक होने से मन अपने आप ठीक हो जाता है। It was still dusty, partially derelict, and punctuated by heaps of rubber and refuse, but the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of Himalayas commanded by a huge snow-capped mountain, Gurla Mandhata, with just a wisp of cloud suspended over its summit. सो अब इतना बुरा नहीं लग रहा है, अभी भी डस्टी है, पार्शली डेरेलिक्ट है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट जो सन जो है चमक रहा है, सूरज बहुत ज़्यादा चमक रहा था, और सामने के मैदान से हिमालय जो है वो बहुत ही उसकी उसकी जो हिमालय के जो पहाड़ हैं,
चोटियाँ जो है उसकी वो दिख रही थी, खासकर ये गुड़ला मंडहता, ये वाला जो पर्वत है वो बहुत सुंदर दिख रहा था। और इसको बहुत सुकून लग रहा था क्योंकि अब ये अंदर से इसको हेल्दीनेस हो रही है ना, इसको अब ये ठीक हो गया, जो इसको बीमारी हो गई थी, ऑल्टरनेट सिकनेस हो गई थी, वो दिख रहा है इसको, क्लियर ब्लू स्काई दिख रहा है। तो अब ये वहाँ पर इंजॉय कर रहा है, अब मतलब इसको सुंदरता अब दिख रही है। The town had a couple of rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soap, and other basic provision, as well as the usual strings of prayer flags. Hmm. In front of one, men gathered in the afternoon for a game of pool. The battered table looking supremely incongruous in the open air, while nearby women washed their long hair in icy water of narrow brook that babbled down past my guest house, and Darshan felt relaxed and unhurried, but for me it came with a significant round and there were no pilgrims. सो टाउन में कुछ छोटी दुकानें भी थी जहाँ पर कुछ चाइनीज़ सिगरेट, सोप्स और दूसरी बेसिक प्रोविजंस मिल रहे थे, और इसके साथ कुछ अनयूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स भी यहाँ पर मिल रहे थे। और उनके सामने जो आदमी थे वो दोपहर में पूल के गेम के लिए मिल रहे थे। बेटर टेबल थी जहाँ पर वो सुप्रीमली इनकॉग्रेस थे इन ओपन एयर, मतलब वो लोग खेल रहे थे, और पास में जो औरतें थी वो अपने लंबे लंबे बाल धो रही थी आइसी वाटर में, मतलब ठंडे झरने वाले ठंडे पानी में अपने बाल धो रही थी। और मतलब यहाँ पता चलता है कि ये लोगों की जो लाइफ है बहुत ही धीमी है, बहुत ही शांत है, और यहाँ की लाइफ बहुत ही सिंपल है। ठीक है। ऑफ अ नैरो ब्रुक दैट बेबल डाउन अ पाथ, और मतलब ये अपने गेस्ट हाउस से सब कुछ देख रहा था। दार्शन जो है वो काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रहा था। दार्शन फेल्ट रिलैक्स एंड अनहरिड, बट मतलब दार्शन में बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा था, बहुत ही पीस था, और कोई भी जल्दबाजी नहीं थी। मेरे लिए इट केम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, और मेरे लिए मतलब ऑथर के लिए एक कमी थी कि यहाँ पर कोई पिलग्रिम नहीं था, मतलब यहाँ सिर्फ लोकल लोग थे, इसके जैसे पिलग्रिम, इसके जैसे ट्रेवलर्स वहाँ नहीं थे। बाकी वहाँ शांति बहुत थी, वहाँ की लाइफ बहुत ही सिंपल थी, लेकिन और कोई जल्दबाजी नहीं थी, सब अपने काम को एंजॉय कर रहे थे, अपने काम को धीरे धीरे कर रहे थे, और उसकी तरह कोई ट्रेवलर नहीं था, तो इसलिए वो जो यानी कि वो कैलाश माउंटेन की यात्रा शुरू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी कोई पिलग्रिम नहीं आया था। जब पिलग्रिम आएंगे तभी तो वो कर पाएगा। हाँ, तो जो ये कोरा की बात हुई थी ना कि मैं कोरा तो पूरा कर पाऊँगा, कोरा है अ, कैलाश माउंटेन की यात्रा, राइट। तो अभी ये नहीं कर पा रहा था क्योंकि और दूसरे पिलग्रिम्स नहीं आए थे, तो इसको शायद वेट करना होगा। द पिलग्रिम ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन। एक सेकेंड। I had been told that at the height of the pilgrimage season, the town was bustling with visitors. Many brought their own accommodation, enlarging the settlements round its edges as they set up their tents, which spilled down onto the plain. I had timed my arrival from the beginning of the season, but it seemed I was too early. और यहाँ पे बताते हैं वो कि मतलब इनको ऐसा बताया गया था कि जब पिलग्रिमेज सीज़न होता है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बस्लिंग होती है विजिटर्स की। कुछ तो अपने खुद के अकोमोडेशन ख़रीद लेते हैं और वहाँ पर रहते हैं, और कुछ तो अपने टेंट्स वगैरह लगा लेते हैं, और ये कहते हैं कि मैं ना इस पिलग्रिमेज सीज़न के पहले आ गया हूँ। मतलब मुझे ऐसा बताया गया है कि मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, लेकिन मुझे अब लगता है कि शायद मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। One afternoon, I sat pondering my options over a glass of tea in Darshan's only cafe. अब वो बताते हैं कि वो एक दोपहर बैठे थे, देख रहे थे, मतलब माई ऑप्शंस ओवर अ ग्लास ऑफ टी, और दार्शन का जो इकलौता कैफ़े था वहाँ पर वो चाय पीते देख रहे थे। आफ्टर लिटिल कंसिडरेशन, मतलब एक छोटी सी कंसिडरेशन के बाद, आई कंक्लूडेड देयर वाज सेवरली लिमिटेड। क्लियरली आई हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। सो ये बता दें कि एक दोपहर दार्जिलिंग के एकमात्र कैफ़े में ये बैठकर चाय पीते हुए अपने ऑप्शंस पर विचार कर रहे थे, क्योंकि अब ऑथर जो है ऊब चुके हैं, नींद की तकलीफ़ है, कोई साथी नहीं है, इनकी जो जर्नी है वो इनकम्प्लीट है। तो थोड़े देर सोचने के बाद इनको पता चला कि इनके पास तो बहुत कम ऑप्शंस हैं। देवर सेवरली लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है, यानी कि वो अकेले थे, ना कोई गाइड था, ना कोई उनका साथी था, ना कोई उन्हें नॉलेज थी। और
क्लियरली आई मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये क्लियर था कि इनकी जो ये पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो कार्यक्रम है ज़्यादा दिन तक नहीं चला। तो लेखक जो है अपने ऊपर ही, ऑथर जो अपने ऊपर ही सटायर कर रहे, व्यंग कर रहे हैं कि अब ये ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर सकते। इन माई डिफेंस आई हैड नॉट बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज। सो अब इनको मुश्किल तो देखो हो ही रही है सोने वगैरह में। तो इन माई डिफेंस मतलब ये अपने बचाव में कहते हैं कि नींद की तकलीफ़ों के साथ साथ पॉजिटिव रहना आसान नहीं है। बट हाउएवर आई लुक्ड एट इट, आई कुड ओनली वेट। अब वो चाहे जैसे मर्जी सोचें, लेकिन इनके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई और चारा तो था नहीं। तो पेशेंस इनको रखना पड़ेगा। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन। अब पिलग्रिमेज पर बहुत लोग चलते हैं, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता। मतलब ऑथर को यहाँ पे थोड़ा सा डर भी है कि अकेले नहीं जाना चाहता। द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो। तो कोरा जो है, कोरा बेसिकली जर्नी टू माउंट कैलाश बहुत ही सीजनल है, क्योंकि जो रास्ता है ना वो स्नो से कब ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर। तो इनके पास कोई आइडिया भी नहीं था, कोई नॉलेज भी नहीं थी कि वेदर जो स्नो है वो कब क्लियर होगी। बट आई वॉज नॉट इनकरेज बाई द चंक्स ऑफ डर्टी आइज दैट स्टिल क्लंग्स टू द बैंक ऑफ ब्रच एंड ब्रूक। तो इनको मुश्किल तो देखो हो रही है कि कैसे क्या करेंगे। ये अकेले नहीं जाना चाह रहे थे, इनको रास्तों का आइडिया नहीं है। और सेटान भी अब चला गया। सिंस सेटान हैड लेफ्ट आई हैड कम अक्रॉस एनीवन इन डार्चन विद इनफ इंग्लिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। अब सेटान भी अपने घर वापस चला गया था, लहासा चला गया था जब ये ठीक हो गए थे। तो अब इनके पास कोई ऐसा कोई है नहीं दार्शन में जो जिसको इतनी इंग्लिश, इनफ इंग्लिश आती हो कि इनके बेसिक क्वेश्चंस का भी आंसर दे दें। अनटिल दैट इज़ आई मेड नोबू। तब ये नोटबू से नहीं मिले थे, तब तक इन्हें प्रॉब्लम थी। द कैफे वॉज स्मॉल, डार्क एंड cavernous with a long metal stove that ran to down the middle। कैफ़े बहुत छोटा था, बहुत वहाँ अंधेरा था, ठंडा था, और बीच में एक लंबा सा स्टोव था मेटल का। मतलब बहुत ही इन्वायरमेंट ठंडा है, पर जल्द ही एक मीटिंग होती है उनकी नोटबू से। द वॉल्स एंड सीलिंग वर wreathed in sheets of multicolored plastic of all the stripped variety, broad blue, red and white, that is made into stout, voluminous shopping bags sold over China and in many other countries of Asia as well as Europe. So, as such, plastic must rate as one of the China's most successful exports along the Silk Road today. इस कैफ़े की जो दीवार और छत थी वो रंग बिरंगे प्लास्टिक की चादर से लटकी हुई थी, नीली, लाल, सफ़ेद धारियों वाली, जिनसे चीन में बड़े मजबूत शॉपिंग बैग बनाए जाते थे। तो यहाँ ऑथर जो है तिब्बत के छोटे से कैफ़े की आर्किटेक्चर बहुत ही बारीकी से बता रहे हैं हमको। जैसे हम वहाँ पर बैठे हैं, जैसे मल्टी कलर्ड प्लास्टिक है। तो ये मॉडर्न चीन का सिंबल है, जो कि सस्ता है, अवेलेबल है हर जगह और नेचुरल भी है। सो ये सीन दिखाता है कि जहाँ कभी सिल्क सिल्क की बात होती थी, जहाँ पर कभी सिल्क की सिल्क और कल्चर का व्यापार होता था, वहाँ प्लास्टिक का बोलबाला हो गया है। और बहुत सारे ऐसे बैग जो एशिया और यूरोप में कई देशों में भी बिकते हैं। तो यानी ये जो ग्लोबलाइजेशन का सिंबल है। इनकी पुरानी सिल्क रोड अब प्लास्टिक रोड बढ़ चुकी है। मतलब पुराने ज़माने में यहाँ पर सिल्क का ट्रेड होता था, इसलिए इसको सिल्क रोड कहते थे। और लेकिन अब इन इन रोड्स पर सिल्क की जगह प्लास्टिक का ट्रेड होता है। तो अब जो सिल्क रोड है वो सिल्क रोड नहीं होगी, वो प्लास्टिक रोड हो गई है, राइट। As such, the plastic must raise as one of the China's most successful export along the Silk Road today। इस तरह से कहा जाता है कि आज के टाइम में प्लास्टिक चीन का सिल्क रोड पर सबसे सक्सेसफुल एक्सपोर्ट है, राइट। The cafe had a single window beside which had taken up position so that I could see pages of my notebook, and I also brought a novel with me to help pass the time। अब कैफ़े में एक ही खिड़की थी जिसके पास वो बैठ गए ताकि अपनी नोटबुक के पेजेस पढ़ सके, और समय बताने के लिए उन्होंने वो अपने लिए एक नॉवल भी लाए थे। सो नॉर्बू सो माई बुक। अब ये एक कैरेक्टर इनको मिला है, नोबू एक इंसान वहाँ पे मिला है। सो माई बुक व्हेन ही केम इन एंड आस्क्ड विद अ जेस्चर, ही
if he could sit opposite me at my rickety table. You English? He inquired, but he had ordered tea and I told him I was, and we struck up a conversation. अब नोरबू ने इनके पास इनकी बुक देखी और वो इनके पास आया। मतलब नोरबू ने इनकी बुक देखी और इशारे से पूछा, मतलब मेरी ये डगमगाती जो रिकेटी टेबल थी, हिलती हुई डुलती टेबल, इसके मतलब उसने इससे पूछा कि क्या वो बैठ सकता है यहाँ पर। और चाय मंगवाने के बाद उसने पूछा कि आप इंग्लिश है, तो मैंने उसे कहा कि हाँ मैं इंग्लिश। उसके बाद हम बात करने लगे। तो यहाँ पर ऑथर और नॉर्बो की पहली मीटिंग होती है। ये बहुत साधारण सी इंसिडेंट है जो आगे चलकर कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। आई डिडेंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट बिकॉज ही वॉज वियरिंग अ विंड चीटर एंड अ मेटल रिम्ड स्पेक्टेकल ऑफ वेस्टर्न स्टाइल। तो ऑथर को नहीं लगा कि वो यहाँ का लोकल रेजिडेंट है, क्योंकि उसने एक वेस्टर्न और मॉडर्न स्टाइल का जैकेट और चश्मा पहना हुआ था। इससे पता चलता है कि नोबू जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, मॉडर्न है, मतलब मॉडर्न टिबेटन है वो। ही वॉज अ टिबेटन एंड ही टोल्ड मी बट वर्कड इन बीजिंग एट चाइनीज अकेडमी of social sciences in the Institute of Ethnic Literature. I assumed he was on some sort of field work. अब नोबू ने बताया कि वो तिब्बतन है और वो बीजिंग में चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में वो काम करता है, मतलब उसके लिए काम करता है, और वहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर पर काम करता है। तो यानी कि वो एकेडमिक काम के लिए आया है। मतलब वो एक एक वो रिसर्चर है, वो एक इंटेलेक्चुअल है और क्यूरियस भी है, ऐसा लगा। सो आई अज्यूम ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क। अब उनको लगा कि वो किसी रिसर्च वर्क के लिए आया है। सो येस एंड नो, ही सेड, आई हैव कम टू डू द कोरा। माई हार्ट जम्प्ड। अब जैसे ही उसने कहा कि मैं यहाँ और नहीं, मैं कोरा करने के लिए आया हूँ, तो इस बात से ऑथर का दिल एकदम उछल पड़ा कि अरे कोई तो मिला मेरे जैसा। Norbu had been writing academic papers about Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years, and he told me, but he had never actually done it himself. अब नोरबू कई सालों से कैलाश कोरा पर लेटर रिसर्च कर रहा था, पेपर्स लिख रहा था, लेकिन कभी उसने खुद कभी यहाँ पर ट्रेवल नहीं किया था। तो वो यही करने आया था। When the time came for me to tell me what brought me to Darshan, his eyes lit up. What could be a team? We could be a team, he said excitedly. Two academics who have escaped from the library. Perhaps my positive thinking strategy was working after all. तो जैसे ही टाइम आया तो उसने बोला कि भाई मैं, मतलब उसने बताया कि मैं कभी खुद से नहीं आया था ट्रैवल करने, तो जब टाइम आ गया तो मैं आ गया और ये चीज़ मुझे ले आई दार्जिलिंग। तो अब उसके बाद उसने बोला कि क्या हम टीम बन सकते हैं। दो स्कॉलर्स हैं जो लाइब्रेरी से भाग निकले हैं, तो यहाँ पर दोनों दोनों मतलब एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि मेरा ये जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो स्ट्रैटेजी था आखिरकार काम कर रहा था। तो मतलब ऑथर की लाइफ में बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा हो रहा था और वो मुस्कुरा रहे थे। My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. अब नॉर्बू से मिलकर उन्हें थोड़ा रिलीफ फील हुआ, लेकिन जल्दी एहसास हुआ कि वो भी जर्नी के लिए मेरी तरह भी तैयार नहीं था। यानी कि दोनों एक जैसे थे। एक्सपीरियंस नहीं था पर हाँ एक्साइटमेंट थी। ही केप्ट टेलिंग मी हाउ फैट ही वॉज एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी वेरी हाई अप। ही केप्ट रिमाइंडिंग मी सो टायरसम टू वॉक। वो बार बार कहता था कि वो बहुत मोटा हुआ करता था और इतनी ऊंचाई पर चलने पर वो थक जाता था। मतलब यहाँ पर अब थोड़ा सा ह्यूमर भी आ गया। ही वॉजंट रियली अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, इट ट्रांसपायर्ड, बट ही हैड एंथुजियाज्म एंड ही वॉज ऑफ कोर्स टिबेटन। वो ज़्यादा धार्मिक तो नहीं था बट उसमें काफ़ी एक्साइटमेंट था, और लेकिन वो काफ़ी एक्साइटेड था और आखिर वो एक टिबेटन था। तो ये सेंटेंस में बताता है कि सच्ची आस्था बाहरी रीति रिवाजों से नहीं होती बल्कि अंदर की फीलिंग से होती है। Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believer, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal company. He suggested we hire some yaks to carry our luggage.
which I interpreted as a good sign, and he had no intention of prostrating himself all around the mountain. अब यहाँ पर ऑथर सोचते हैं कि मैं श्रद्धालु तीर्थयात्रियों के साथ तो यात्रा करूँगा, पर अब लगा कि मतलब वो वेट तो कर ही रहे थे कि पिलग्रिम्स आएंगे, लेकिन अब उसे लग रहा है कि नॉर्बू ही सबसे अच्छा कंपेनियन साबित हो सकता है। मतलब क्योंकि अच्छा कंपेनियन वो होता है जिसकी सोच हमसे मिलती हो, और ये रिलीजियस वे में नहीं आया था, ये स्पिरिचुअल वे में आया था। सो नॉर्बू ने सजेस्ट किया कि हमें सामान ढोने के लिए ना कुछ याक किराए पे ले लेने चाहिए। तो ये चीज़ ऑथर को भी अच्छी लगी कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत हो गई कंपेनियनशिप की। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे और दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ गाइड करेंगे। और उसका पर्वतों के चारों ओर पूरी तरह घूमने फिरने का ऐसा कोई इरादा भी नहीं था, जैसे जो जो कोई रिलीजियस वे में जाते हैं ना, तो उनका इंटेंशन होता है कि प्रोस्ट्रेट करेंगे, माउंटेन के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। और मतलब उसका कोई इरादा नहीं था। वो जोर से हंसते हुए बोला, नॉट पॉसिबल, ही क्राइड कोलैप्सिंग across the table in hysterical laughter. It was not his style and leaving his tummy was too big. तो उसने बोला कि नहीं, मैं चारों तरफ परिक्रमा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा पेट बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर कहानी बहुत ही हल्के से टोन से और थोड़े से हंसी के साथ, थोड़े से ह्यूमर के साथ ख़त्म हो जाती है। अब ऑथर और नार्बो के बीच में एक बुद्धिस्ट, एक इमोशनल और एक ह्यूमरस बॉन्ड बन जाता है, और ये दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और ये दोनों ही माउंट कैलाश पर अब जाएंगे। तो इस एंड वाले पार्ट में ऑथर को एक फ्रेंड भी मिल गया, फ्रेंड कम कंपेनियन मिल गया। नार्बू के रूप में उन्हें एक ऐसा कंपेनियन मिला जो उनकी तरह सोचने वाला था, हंसमुख था और थोड़ा सा सोचता भी था। और दोनों का रिश्ता स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा ह्यूमैनिटी पर बेस्ड था। सो द रियल जर्नी ऑफ द सिल्क रोड एंड्स नॉट एट द माउंटेन कैलाश बट इन फाइंडिंग अ फ्रेंड लाइक नॉर्बू, द वन हु मेक्स द जर्नी मीनिंगफुल। सो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है, बट जर्नी शुरू होती है। एंड सो द जर्नी दैट बिगिन विद कोल्ड विंड्स, rough roads, and sickness ends with warmth, laughter, and companionship. Through his travel to Mount Kailash, Nick Middleton not only explores the outer world of Tibet's barren beauty, but also the inner world of human courage, patience, and faith. The chapter Silk Road beautifully shows that every journey teaches us something about nature, about people, and most importantly, about ourselves. Whether it is Tesan's calm strength or Norbu's cheerful humor, each moment adds meaning to the author's experience. In the end, Silk Road reminds us that the true adventure lies not in reaching the destination but in the lessons we gathered along the way, friendship, positivity, and the spirit of exploration. So if you enjoyed this explanation, then don't forget to like this video, share it with your friends and classmates, and subscribe to the channel for more thoughtful lessons and literary journeys. Thank you so much.